MNT मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। अब इसमें सबसे पहले आपको जो स्टार्ट आपने करना है वो आपने मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे MNT से स्टार्ट करोगे। MNT में आपको बेसिक सबसे पहले पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हमने क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना है। इसमें सबसे पहले प्रिवेंट करनी है और करेक्ट करनी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जितनी भी किसी भी पेशेंट में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि हम उसे जितना कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट करेंगे। या अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वहाँ पे हो गई है, देन हमने उसे करेक्ट करना है। देन हमें मिनिमाइज करना है वेट लॉस। कैंसर में एक मेजर में सडन वेट लॉस होता है। हमारी जो मेजर होता है कि हमने मिनिमाइज करना है, जितना पॉसिबल है कि वहाँ पे रिडक्शन कर देनी है कि इनका वेट लॉस ना हो। इसके बाद इन केस अगर एपेटाइट सप्रेस होगी और इनटेक इनका कम है, पेशेंट स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनोरेक्सिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमने उनका ओरल इनटेक इंक्रीज करना है। आपको जैसे मैंने बताया था कि कीमोथेरेपी में उनमें लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, टेस्ट है, इन्फेक्शन है माउथ की। ये वो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से उनका ओरल इंटेक कम हो जाता है। हमने इस तरह की वहाँ पे डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है जिसकी वजह से उनका ओरल इंटेक इंक्रीज हो जाए। देन लीस्ट हमारे पास जो लाइक है, सबसे पहले हम लोग इन्हीं पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को ये वाली सारी प्रिवेंशन को, जिसमें हम कह रहे हैं पेशेंट को हम कहते हैं कि आप जितना पॉसिबल है ओरल इनटेक है थ्रू माउथ लें। इन केस अगर पेशेंट वहाँ पे इन सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा इन ट्रीटमेंट को, देन हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें हम ट्यूब फीडिंग करते हैं या उनकी मेजर जितनी भी वेसल्स होती हैं उनको यूज करके उनको वहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जिसके थ्रू उन्हें एनजी फीडिंग जिसमें कहते हैं, ट्यूब फीडिंग कहते हैं, और वहाँ पे इनको हम लोग जितने भी फार्मूला अकॉर्डिंग टू पेशेंट है, जिसमें हम डेक्सट्रोज देते हैं, अमाइनोविन देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोटीन है, फैट है, सप्लीमेंट है, वो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग, इन पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एक कंपोज फार्मूला होता है, उसको हम इन पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं। ये बेसिक जैसे ही आप MNT पे स्टार्ट करोगे, आपने स्टार्टिंग में ये वाले सारे पॉइंट्स लिखोगे कि हमें प्रिवेंट करनी है या करेक्ट करनी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को। देन हम लोगों ने मिनिमाइज करना है वेट लॉस को, मैक्सिमाइज करना है ओरल इनटेक को। लास्ट में आप लोग की लीस्ट एंड लास्ट ऑप्शन होती है कि हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट की तरफ, जब हम वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इट्स मीन कि वो आपका ओरल इनटेक एज सच नहीं होता, हम लोग उनको ट्यूब फीडिंग, एनजी फीडिंग की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और इसी के साथ जब हम MNT स्टार्ट करेंगे डिटेल में, सबसे पहले ऑब्वियसली एनर्जी स्टार्ट करते हैं, कैलोरी से स्टार्ट करेंगे। कैलोरीज में सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट्स का पता होना चाहिए। कैलोरीज में बेसिकली हमने एनर्जी बैलेंस पे, अब इन केस पेशेंट ये नहीं है कि जितने भी पेशेंट कैंसर के हैं वो अंडर वेट होंगे, वेट लॉस है। अगर कोई भी ओबीस है, ओवर वेट है, ऑब्वियसली उसका वेट रिडक्शन के पैटर्न्स, अगर एक नॉर्मल वेट का पर्सन है या अंडर वेट का है, स्लाइटली उसमें डिफरेंस होगा। हमने सबसे पहले फोकस होता है एनर्जी बैलेंस पे, लाइक उसकी कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, और बॉडी में हम जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस में कहते हैं कि उनका हेल्थ है और इनटेक है, रिक्वायरमेंट कितनी है। इसी तरह अगर हम एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं, इट्स मीन कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कैलोरीज इनटेक है, और वो बैलेंस है कि बॉडी उनको यूटिलाइज कर रही है और उतना ही वो ओरल इनटेक उसका हो रहा है। एनर्जी बैलेंस अगर इस पे फोकस करें, इन केस अगर पेशेंट ओवर वेट है या ओबीस है, उसमें ये बेसिक फैक्टर है कि हमने फोकस करना है एनर्जी बैलेंस पे। देन इसके बाद हम अचीव करेंगे हेल्दी बॉडी वेट, जैसे आप इसको एक पॉइंट भी लिख सकते हो, एनर्जी बैलेंस एंड अचीविंग हेल्दी बॉडी वेट। देन हमने प्रिवेंट करना है वेट लॉस को, वेट गेन को। ऑब्वियसली अगर वेट गेन भी हो जाता है, इसमें समटाइम्स होता है कि पेशेंट स्ट्रेस में जा रहा है, डिप्रेशन में है, या इस तरह होता है उनकी फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, उनका ओवरऑल इंटेक इंक्रीज हो जाएगा। इट्स मीन के वहाँ पे एनर्जी तो उनको मिल रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल एक्टिविटी उनको रिकमेंड नहीं कर रहे। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से वेट गेन होगा। सेम टाइम पे अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसमें एक्सट्रीम स्ट्रेस होती है, और कैंसर में क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी कंप्रोमाइज होती है, उसमें स्ट्रेस हो रही है, फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेशन है,
ये वो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वहां पे वेट लॉस होगा। सेकंड पॉइंट है उनका ट्रीटमेंट इस तरह का होता है जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। ऑब्वियसली हर पर्सन की बॉडी की रिस्पॉन्ड किसी भी ट्रीटमेंट को, मेडिसिन को वेरी करता है, इसलिए हम सेम ट्रीटमेंट हर पेशेंट को, इवन के कैंसर का है सेम ही डायग्नोस हुआ है, लेकिन दोनों को सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। अब ये जितना एनर्जी की आप जैसी लिखोगे कि हमने एनर्जी कितनी देनी है, एनर्जी बैलेंस है, इसका मेजर पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि फोकस वेट पे होगा। वेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इनकी कैलोरीज इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करनी है, मॉडरेट अमाउंट में एनर्जी बैलेंस होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और देन हम लोग इसमें है कि ऑब्वियसली कैंसर ट्रीटमेंट है वो इफेक्ट करता है एनर्जी एक्सपेंडिचर को, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। इन केस अगर पेशेंट बेड रिडन है, पेशेंट मूव नहीं कर रहा, वो टोटली डिपेंडेंट है किसी पे, अब इसमें हम लोग कैलोरीज उनको देते हैं 20 से 25 KL लाइक ए किलो कैलोरीज पर वेट, और अकॉर्डिंग टू उनका जितना भी वेट होगा, ऑब्वियसली वेट को हम कहते हैं कि किलोग्राम में, केजी में होगा, और पर डे लाइक हमने उनको कैलोरीज देनी है अकॉर्डिंग टू वेट पर डे, इतनी कैलोरीज होंगी। अगर एक पर्सन बेड रिडन है उसमें हम कैलोरीज थोड़ी सी कम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है टोटली। अगर कोई भी पर्सन है वो बेड पे है, उसकी कोई भी वहां पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो पेशेंट टोटली डिपेंडेंट होता है केयर टेकर्स पे, इसकी वजह से वहां पे उनका क्लैश होता है कि हम कैलोरी स्लाइटली उनकी कम कर देते हैं। सेम टाइम पे अगर कोई भी पेशेंट एम्बुलेंट है, अब इसके स्पेलिंग नोट डाउन कर लो, AMBULANT। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पेशेंट मूव करता है, वॉक कर सकता है, और बेसिकली पेशेंट इसमें टोटली बेड रिडन नहीं होता। लाइक इसको अगर हम थोड़ा सा वैसे, एम्बुलेंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आफ्टर सर्जरी पेशेंट मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है, उसमें ऐसा वो बेड रिडन नहीं होता। इनमें हम कैलोरीज होती हैं ऑब्वियसली क्योंकि वो पेशेंट है, वो उनकी स्लाइटली फिजिकल एक्टिविटी वहां पे हो रही है। इनकी कैलोरीज 30 से 35 KL पर केजी बॉडी वेट होगी, ये अकॉर्डिंग टू पर डे की है। लाइक पर डे हमने उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको कितनी कैलोरीज दे रहे हैं, 30 से 35। और इसी के साथ मैंने आपको अभी अगेन रिपीट कर देती हूँ, बेड रिडन है जिसमें कोई भी उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा, उसमें हम लोग कैलोरीज देते हैं 20 से 25। सेम टाइम पे अगर कैंसर का पेशेंट है, उसमें स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हुआ है, लाइक ऐसा बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है स्ट्रेस लेवल, उसमें लाइक स्ट्रेस लेवल होता है, फिर फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, ये वेट लॉस हो गया। इसकी वजह से हम कहते हैं कि पेशेंट का बॉडी बेसिकली कंप्रोमाइज होती है, उसका स्ट्रेस लेवल वहां पे इंक्रीज होता है। लेकिन कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका स्ट्रेस लेवल एज सच ना हो, कैंसर का पेशेंट आप विदाउट स्ट्रेस, ठीक है, उसमें हम कैलोरी सेम देते हैं 20 से 25 पर केजी बॉडी वेट और पर डे की ये कैलोरीज है। ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है कि ऐसा कोई पर्सन जिसमें फिजिकल एक्टिविटी है उसमें हमने कितनी कैलोरीज देनी है। और इसी के साथ अगर कोई पर्सन वहां पे एम्बुलेंट है, वॉक कर सकता है, मूव कर सकता है, उसमें आपको कैलोरीज पता होनी चाहिए। बेसिक आपने पॉइंट्स जैसे एनर्जी में लिखोगे, एनर्जी बैलेंस को एक पॉइंट आपको बुलेट के फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही आप अचीविंग हेल्दी बॉडी वेट है, एनर्जी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, और आपने लिखने के कैंसर ट्रीटमेंट अफेक्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर। देन आप लोग इन्फेक्शन है, फीवर है, मस्ट बी कंसीडर्ड। लाइक इन पॉइंट्स को हमने जब एनर्जी कैलकुलेशन करनी है किसी भी पर्सन की, उसमें इन सारे पॉइंट्स को हमने फोकस करना है, उन पे कंसीडर करना है। इसके बाद आती है प्रोटीन की। ये लाइक अगर हम एनर्जी के बाद फोकस करें तो ये एक मेजर पॉइंट है। इसकी हम लोग प्रोटीन की नीड इज इंक्रीज, लाइक उसकी नीड कब इंक्रीज हो जाती है, ड्यूरिंग फीवर है, स्ट्रेस है, इलनेस के टाइम पे, ऑब्वियसली अगर रिपेयरिंग हो रही है टिश्यूज की, और इम्यून सिस्टम वहां पे कंप्रोमाइज है। ये वो बेसिक फैक्टर है। अगर कोई भी इलनेस है, फीवर है, इन्फेक्शन है, स्ट्रेस है, और हीलिंग एंड रिपेयरिंग का प्रोसीजर है, उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह हम जब प्रोटीन की कैलकुलेशन करेंगे ऑब्वियसली, उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम उनके IBW
उसकी बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करते, उनके एक्चुअल बॉडी वेट पे, लाइक करंट कितना वेट है। अब ये हो सकता है कि लाइक अगर किसी पर्सन का हम कहते हैं IBW है 60 kg, ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट इस प्रोसीजर में उसका वेट होता है 50 kg। ऑब्वियसली अगर हम 60 के अकॉर्डिंग उनकी वहां पे कैलकुलेशन करेंगे, वो वहां पे नॉर्मली एक पर्सन है उसको हम कहते हैं 0.8। अब यहाँ पे जैसे उनका क्लैश होता है, पेशेंट है उसकी ऑब्वियसली वेट लॉस हो रहा है, स्ट्रेस में है पेशेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रोटीन की वैल्यूज चेंज करते जाते हैं। अब इसमें यूजली जो अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लाइक हम कहते हैं लीस्ट इनको कितने पॉसिबल है कि हम कम से कम दे सकते हैं, वो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसी तरह इनमें वेरिएशंस आती हैं। अब किसी पेशेंट को हम 1.2 से 2 kg पर बॉडी वेट भी दे रहे होते हैं। ये पेशेंट के उसके किस तरह का ट्रीटमेंट होते हैं उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी हमने प्रोटीन की वैल्यूज के अकॉर्डिंग रिकमेंड करना है। आपके अकॉर्डिंग आपको बस वैसे पता होना चाहिए कि इसकी लीस्ट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, मैक्सिमम जैसे आपकी बुक में आपको शो हो रहा होगा कि 2.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट है। ये लाइक इन लीस्ट आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, और ये हम लोग IBW की बेसिस पे रिकमेंड नहीं करते, ये उनके एक्चुअल वेट, उनके करंट वेट की बेसिस पे हम दे रहे होते हैं। उसकी मेजर रीजन क्या है, एक नॉर्मल पर्सन है उसको हम 0.8 देंगे, लेकिन इनकी बॉडी उस टाइम पे स्ट्रेस में होगी, इसलिए हम लोग उनको मैक्सिमम प्रोटीन देंगे। देन हमने इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, हीलिंग, रिपेयरिंग के प्रोसीजर में प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो जाता है। आपको साथ में पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। आपने जस्ट ये नहीं लिख देना कि अगर एक पेशेंट है उसमें इतनी इतनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग देंगे, लेकिन आपको बेसिक फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए। इसके बाद अगर फैट की बात करें, फैट में एज सच हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। अगर नॉर्मली पर्सन को जितनी हम फैट देते हैं इनको भी अकॉर्डिंग उसी में देते हैं, लेकिन इनके फैट में हमने मेक श्योर करना है कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 हो। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। जैसे ओमेगा 3 के हैं उसमें हम लोग फ्लैक्स सीड देते हैं, ठीक है, और वॉलनट्स वगैरह आ जाते हैं। अगर ओमेगा 6 की बात करें उसमें जितने भी हम लोग के सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, ये बेसिक है। अब अगर फैट की बात करें, जितना भी हमारा अनसैचुरेटेड है जिसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये रिड्यूस कर देता है इन्फ्लेमेशन को ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। अब हम लोग जब बात करते हैं इनमें इन्फेक्शन हो रही है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, बेसिकली इनका वहां पे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे ही कोई भी हमारा इम्यूनिटी पे हम कहते हैं कि कोई भी डिजीज हो, आपका इम्यून सिस्टम वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे कोविड की लेते हैं। कोविड में अगर किसी भी पर्सन का वहां पे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो एज सच उनकी सेवेरिटी लीस्ट हो सकती है अगर उसी में एक पेशेंट है जिसका इम्यून सिस्टम वहां पे कम्प्रोमाइज है। सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। बेसिकली ये रिस्क कैंसर के कैसे रिमूव कर रहा है, उसको डिक्रीज कैसे कर रहा है, बेसिकली उनके इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि हमने ओमेगा 3 ओमेगा 6 पे। आपको पता होना चाहिए कोई भी डिजीज होती है हमने सैचुरेटेड की तरफ तो कभी भी मूव नहीं करना। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, रीनल डिजीज है, कोई भी डिजीज है A to Z हमने अनसैचुरेटेड की तरफ रहना है। और इसमें भी अगर अनसैचुरेटेड की है उसमें स्पेसिफाइड इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अगर ओमेगा 3 की बात करते हैं आपने उसमें स्पेसिफाइड करना है कि इनमें हम फ्लैक्सीड ऑयल देते हैं, वॉलनट्स देते हैं। इसी तरह जैसे आप ओमेगा 6 की बात करोगे तो उसमें आप स्पेसिफाइड करोगे कि सनफ्लावर ऑयल कि लाइक आपने यहाँ पे ऑब्वियसली ओमेगा 3 ओमेगा 6 की डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक उसमें डिफरेंट ऑप्शन आती हैं, लेकिन उसमें भी स्पेसिफाइड ऑप्शन है कि ये वाली इफेक्टिव ज्यादा है। इसी तरह आपको लाइक ये मेजर पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या देना है। अब जैसे ये कोई बच्चा लिख देगा ओमेगा 3 ओमेगा 6, वहां तक मैं उसको करेक्ट कर दूंगी, लेकिन मैं आपको अगर ये मेंशन कर देती हूँ स्पेसिफाइड विद फूड आइटम्स या ऑप्शन के, जो भी मैं अकॉर्डिंग टू डिसाइड करूंगी मैंने क्या पूछना है। अब वहां पे आप टेबल की फॉर्म में बुलेट्स किया है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 में पॉसिबिलिटी क्या क्या वहां पे मेजर है जिसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम में, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ये आपको यहाँ तक बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी इशू है या उसको कोई भी पॉइंट मैंने रिपीट करना चाह रही हूँ करवाना चाह रहा है तो वो मुझे अभी बता दें।
देन अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. सो तो नहीं थे सारे बच्चे? No, ma'am. No, ma'am. चलो मैं एंड पे पूछूंगी फिर। No. इसके बाद इनमें फ्लूइड मैनेजमेंट आती है। लाइक अगर आप इनकी MNT की बात करें, आफ्टर प्रोटीन एनर्जी मेजर हमारा फोकस फ्लूइड पे होता है। फैट का जैसे मैंने आपको बताया कि फैट को हम ऐसा कंसीडर नहीं करते, हमारा फोकस एनर्जी पे, प्रोटीन पे एंड फ्लूइड पे ज्यादा होता है। अब हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट की बात करते हैं। बेसिकली आपको पता है कि हमने हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, लाइक उनके प्रिवेंट करना है डिहाइड्रेशन को। उनके इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, लाइक उनकी वैल्यूज अप लो हो रही होती है, इसमें हमने उनके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। अब इन केस अगर किसी भी पर्सन में रीनल इशू नहीं है, अब अगर किसी भी पर्सन में कोई भी क्रोनिक रीनल है, लाइक ए क्रोनिक किडनी डिजीज है जिसको हम CKD कहते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि उनका यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉडी से जितना भी वाटर है वो रिमूव नहीं होता, जिसकी वजह से वाटर की रिटेंशन होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है उनमें साइटिस एडीमा कॉमन है। सेम टाइम पे अगर किसी का इस तरह का इशू है, हमने उसमें मेक श्योर करना है कि हम उनको एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर देंगे, लेकिन विदाउट एनी रीनल इशू। ठीक है, वो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पेशेंट है, उनमें हम 20 से 40 ml पर kg बॉडी वेट उनको फ्लूइड देंगे। सम टाइम अगर इसका अदर मेथड होता है कि 1 kcal के अकॉर्डिंग हमने 1 ml देना है। लाइक आप जितनी कैलोरीज टोटल दे रहे हो उसमें आपने देखना है कि 1 ml हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके 1 kcal से, हमें पता चल जाएगा कि इसका टोटल फ्लूइड कितना है। आपने इसमें दो ऑप्शन बता देनी है कि 20 से 40 ml पर kg बॉडी वेट विदाउट एनी रीनल इशू, और आपने अदर ऑप्शन में लिख देना है कि अदर मेथड में 1 ml पर 1 kcal। लाइक आपने वहां पे स्पेसिफाइड, अगर आप kcal करोगे उससे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप बात क्या कर रहे हो। आपने स्पेसिफाइड करना है कि 1 ml है, किसके अकॉर्डिंग 1 kcal। आप दोनों में आप 1 याद कर लेना। अब यहाँ पे अटेम्प्ट कर दोगे। यहाँ तक किसी को कोई भी इशू है वो अभी मेरे से पूछ ले। मैम ये फिर बताना, ये क्या बताया आपने? 1 फ्लूइड मैनेजमेंट का मैंने बताया है कि बेसिकली सबसे पहले ऑब्वियसली प्रिवेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन है, इनमें वॉमिट हो रहा होता है और जिसकी वजह से हम लोग इनकी फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं। अब इसमें 2 फार्मूला आपको पता होने चाहिए इन केस जो बेसिक है विदाउट रीनल इशू, जिसको कोई भी किडनी का इशू नहीं है, उनमें हम लोग 20 से 40 ml पर kg बॉडी वेट देते हैं। अब इन केस अगर इसका अदर मेथड है कैलकुलेशन का, उसमें हम यूज करते हैं 1 ml पर 1 kcal। लाइक 1 kcal के अकॉर्डिंग हमने कहना है 1 ml है। सेम हम देखते हैं कि टोटल कैलोरीज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वहां पे उनका फ्लूइड का रिक्वायरमेंट का पता चल जाएगा कि इस पेशेंट की इतनी रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने मेजर सारे डिस्कस मैंने कर दिया आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसमें माइक्रो में क्या होता है कि हम लोग इनको सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट के वहां पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सेम टाइम पे होते हैं। अब उसमें एडवांटेजेस क्या है कि टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मेजर पॉइंट जैसे मैंने आपको MNT स्टार्ट करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने इनमें करेक्ट करनी है, प्रिवेंट करनी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनको कौन से सप्लीमेंट देने हैं, कितनी अमाउंट में देनी है, कितनी उसकी डोज होनी चाहिए। इन केस अगर वहां पे ओवर डोज हो रही है, ठीक है, उसका एक्सेसिव यूज हो रहा है विदाउट एनी रेगुलेशन, हम उनको चेक नहीं कर रहे, कंटिन्यूसली वो डाइटरी सप्लीमेंट में है, उसमें बेसिकली क्या होता है एक्सेसिव और मिस यूज ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट कॉजेज और इन्हांसर कैंसर। लाइक वो प्रमोटर का काम कर देता है। हम कह रहे हैं कि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हमने करेक्ट करना है, हम उन्हें डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं उनके लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। इन केस वहां पे अगर हमारे से मिस्टेक हो जाती है और पेशेंट इसको इग्नोर कर देता है, मिस यूज कर रहा है, लाइक ओवर कर रहा है, उस लिमिट को वो एक्सीड कर रहा है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि उनमें कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। लाइक मैंने आपको अभी बताया डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आपने सेम टाइम पे करना है। अगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सेवेरिटी
हम अगर वहां पे कह रहे हैं कि इसको इतनी अमाउंट में चाहिए, इतनी ड्यूरेशन के लिए चाहिए, उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी रिकमेंडेशन, पेशेंट खुद ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे इतनी अमाउंट में सप्लीमेंट चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा, मेरे में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जितनी भी है वो वहां पे खत्म हो जाएंगी, प्रिवेंट कर सकता हूँ। मेरी फिजिकल एक्टिविटी है, मेरी बॉडी है, उसमें जितनी भी स्ट्रेस हो रही है, या वहां पे इन्फेक्शन है, फीवर है, या मेरा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये लाइक एक बेसिक पेशेंट वहां पे भी स्टे कर जाते हैं। और समटाइम्स होता है कि डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, या न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो भी इस पॉइंट को वहां पे स्किप कर देते हैं। लाइक अगर हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं वो तो कैंसर को प्रमोट कर देगा, हमने तो ऐसी प्रोडक्ट देनी है जो कैंसर को वहां पे इनहिबिट करे, स्टॉप करे। तो सेम टाइम पे ये आपने जस्ट एक टेबल की फॉर्म में या लाइक एक बुलेट्स की पॉइंट्स की फॉर्म में, ये आपके पे डिपेंड कर रहा है, आप इसको जैसे मर्जी लिख सकते हो। सेम टाइम पे अगर हम आपने देखा होगा कि मल्टीपल विटामिन वगैरह के जिसमें उन्होंने डिफरेंट सप्लीमेंट को यूज किया जाता है। अब ये भी एज सच अगर अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, कुछ रिसर्चेस इनको सपोर्ट करिए, समटाइम्स रिसर्चेस है वो कहते हैं कि आप सिंगल सप्लीमेंट दो, अब मल्टीपल सप्लीमेंट ना दो। जैसे ही हम मल्टीपल सप्लीमेंट्स देते हैं उनका इफेक्टिवनेस वहां पे कम होने शुरू हो जाती है। सेम टाइम पे अगर आप प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह डिफरेंट ऑयल्स यूज कर रहे होते हैं, उसमें होता है कि मल्टीपल सीड्स यूज होती है। से अगर कोई भी पर्सन है कोई भी ऑयल यूज कर रहा है, उसमें सिंगल सीड ऑयल है, उसका अगर हम इफेक्ट देखें बॉडी पे मल्टीपल से, वो वहां पे बिल्कुल ऑपोजिट पे चले जाएगा। मल्टीपल का वहां पे इफेक्ट लीस्ट हो जाएगा, अगर वहां पे वो सिंगल लेयर है वो मैक्सिमम इफेक्ट बॉडी को करेगा। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर हम मल्टी पे चले जाएंगे तो वो ऐसा बॉडी को इतना ज्यादा लाइक इफेक्टिव वे में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम सिंगल दे रहे हैं तो वो वहां पे मैक्सिमम इफेक्ट करेगा बॉडी को, ऐसा कि उनके कैंसर की प्रिवेंशन को वहां पे इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन, किसी बच्चे से पूछ लो फिर थोड़ा सा। जी मान, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? मैम हर बार किसी बच्चे में मैं ही क्यों पहले आ जाती हूँ यार, आप किसी और से भी पूछ लें यार, मेरे से क्यों पूछती है हमेशा? ये अब कह दिया, अब तो आपसे पूछूंगी। मैम मैंने मेरा रिकनेक्ट हो रहा था और मैंने कोई नहीं इतना खास नहीं सुन, मुझे समझ नहीं आई पीछे वाला, इसलिए मैंने पूछा नहीं। मैं नोट्स बच्चों से मांग रही हूँ, कल सुन लेना मेरे से। आपने अभी कह दिया है कि आपका कनेक्शन का इशू हो रहा है, राइट? लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस लेक्चर में, मैं अभी का नहीं बता रही कि मैंने अभी करंटली क्या। प्रीवियस लेक्चर कौन सा? वो जो लास्ट वीक में हमने फिजियोथेरेपी, डिस्कस किया था वाला? फ्राइडे वाले दिन, जिसमें हम नोट्स भी बना रही थी बैठ के। अच्छा कीमोथेरेपी वाला, वो तो आता है मुझे। चलो अब मैं किसी और बच्चे से पूछती हूँ। इंशाल्लाह आप बताओ। जी मैम। डिफाइन कैंसर, ओंकोलॉजी, कार्सिनोजेनेसिस, ओंकोजीन्स। सारा कुछ करना है मैम? जी सारा कुछ बताना है। मैम कैंसर तो ये था ना कि अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, और आपने क्या पूछा है? ओंकोजीन्स क्या होता है? ऑन्कोजीन वो जीन होते हैं जो प्रमोट करते थे डेवलपमेंट को। ओंकोलॉजी क्या है? वो स्टडी होती है, स्टडी और किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ कैंसर। इतना सोच के क्या बता रहे हो? वो याद नहीं आ रहा था, मैं जहन में नहीं आ रहा। ये बहुत लाइक अगर जितनी भी डिजीजेस अभी तक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, नेक्स्ट में आपको डेंटल केरीज, कार्डियोवास्कुलर, ये बहुत उसमें से इजीएस्ट एक टॉपिक है। अब इसको लाइक मैंने इतनी दफा एक बात रिवाइज करती हूँ, इट्स मीन कि अब यहाँ से जैसी आपकी क्लास ओवर हो आपको याद होना चाहिए। और आज आपको शायद रिमाइंडर भी दे दूं। इसके जैसे हमने सारा डिस्कस कर लिया कि सप्लीमेंट देने हैं, एनर्जी कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन है, फैट है, फ्लूइड मैनेजमेंट है। अगर पेशेंट इन सब को वहां पे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हमारे पास एंड ऑप्शन जो होती है वो ये होती है कि हमने उनको एनजी फीडिंग, जिसको सबसे पहले आपको नेम पता होना चाहिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट इसका नेम है।
अब जैसे कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात करते हैं कि इसमें हम लोग एंट्रल न्यूट्रिशन, आपको इसके स्पेलिंग नोट डाउन कर लो, ENTERAL, हम लोग एंट्रल न्यूट्रिशन की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब इसमें आपको बेसिक रीजन पता होनी चाहिए। इम्पेयर्ड कैलोरिक इनटेक, बेसिकली उनका वहां पे कैलोरिक इनटेक रिड्यूस है। मेटाबॉलिज्म चेंजेस, अब ऑब्वियसली इनमें हो सकता है कि इनका मेटाबॉलिक रेट यूजली इंक्रीज हो जाता है। सेम टाइम पे अगर इनको कोई भी इंफ्लेमेशन है, ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इन पेशेंट को हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट लाके एंट्रल न्यूट्रिशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अब इसमें अगर किसी को भी माउथ कैंसर है, नेक का कैंसर है, एसोफिजाइटिस है, कोई भी एसोफिगल इन्फेक्शन हो रही है, जीआई इशू हो रहा है, डायरिया है, फेस्टूला है, ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम शिफ्ट होते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट की तरफ, जिसमें हम लोग एंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। इसमें बेसिकली फार्मूलाज होते हैं, वो यूज किए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम उनको कैलोरीज दे रहे हैं। ऐसा उनके माउथ है, ऑब्वियसली किसी को माउथ का, नेक का कैंसर है, उसको वहां पे एसोफिजाइटिस होगी, ऐसा हम लोग उनको फूड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इनमें डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया होगा, वो भी एक बेसिक फैक्टर है जिसकी वजह से उनका ओरल इंटेक कम हो जाता है। इनमें फूड अवर्जन हो जाती है जिसकी वजह से ये डिसलाइक करते हैं स्पेसिफाइड फूड को। ऑब्वियसली जब हम फूड अवर्जन की बात करते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए या फूड क्रेविंग्स, ये दोनों ऑपोजिट है। फूड क्रेविंग में बेसिकली स्पेसिफाइड उनका इंटेक किसी भी फूड आइटम का होता है, ठीक है। इसी तरह फूड अवर्जन में वो डिसलाइक करते हैं स्पेसिफाइड फूड आइटम को, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है। वो किसी को समटाइम उनकी ड्यूरिंग कुकिंग है, उनकी स्मेल आ रही होती है, किसी भी फ्रूट है, वेजिटेबल है या कोई भी मीट की प्रोडक्ट है, उनको वो डिसलाइक करते हैं। वो एक स्पेसिफाइड होती है, वो नहीं है कि उन्होंने सारे ही फूड को उसी लिस्ट में आप लेकर आओगे। इसमें हम लोग बेसिकली उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए, उनकी बॉडी के स्ट्रेस के लेवल को, इन्फ्लेमेशन को करने के लिए कैलोरीज का इंटेक है, ये वो बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम लोग न्यूट्रिशनल सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए, जैसे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में लास्ट में ये ऑप्शन आती है। हमने ये नहीं करना कि फर्स्ट डे से ही उसे हमने शिफ्ट कर देना एनजी फीडिंग में। ये लास्ट ऑप्शन होती है कि अगर पेशेंट किसी भी ट्रीटमेंट को वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, देन हम लोग शिफ्ट होते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट की तरफ, जिसमें हमने क्या देना है, उनको एंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं। इसमें एनजी फीडिंग होती है, ट्यूब फीडिंग होती है, जिसके थ्रू हम लोग उनको फूड दे रहे हैं। अब ये बेसिक पॉइंट है जो मैंने सारे डिस्कस कर लिए। इसके बाद आपको वैसे पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल कंटैमिनेशन है इन फूड में, ठीक है। कोई भी कंटैमिनेशन हो रही है वो क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम वहाँ पे कंप्रोमाइज है, और एज सच बैक्टीरियल कंटैमिनेशन इन फूड बेसिकली रोल कर रहा है एज ए इनहांसर प्रमोटर का कैंसर में। और वो वहाँ पे जब हम कंटैमिनेशन की बात करते हैं ना, वो सबसे पहले इन्फेक्शन कर देता है। और इसी तरह आपने कभी देखा होगा, इन पेशेंट के लिए स्पेसिफाइड रूम्स होते हैं। अब ये नहीं होता कि ये कोई भी इनके पास गया पर्सन वो डायरेक्टली इनके पास चले जाएगा। प्रॉपर इनका प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनके स्पेसिफाइड वार्ड्स होते हैं। हर पेशेंट वहां पे असेस नहीं कर सकता। अगर कोई जाएगा भी तो लाइक अभी जैसे हम लोग फेस मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अगर कैंसर के ट्रीटमेंट की ये तो कितने ड्यूरेशन इसकी लॉन्गर है कि ये प्रैक्टिसेस हो रही है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे ऐसा मुझे आइडिया नहीं है कि कितने प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करते हैं, लेकिन इनका हमने जो भी फूड प्रिपेयर करना है मेक श्योर करते हैं कि उसमें किसी भी टाइप की कंटैमिनेशन ना हो। अब जितना भी रॉ फूड होगा, जिसमें सबसे पहले फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल है, वो हम इनको रिकमेंडेशन में नहीं लेकर आते। मेजर रीजन क्या होती है, एक तो इनमें डिस्फेजिया है, एपेटाइट का लॉस हो रहा है। फिर हम कहते हैं जब सोर माउथ है, उसमें भी हमने इनको सॉफ्ट फूड देना है, मॉइस्ट देना है। हमने कोई भी अगर फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल है, तो वो विदाउट स्किन देंगे। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमें रॉ फूड है या अंडर कुक मीट होता है, सबसे अगर मेजर रीजन है मीट की प्रॉपर अगर कुकिंग नहीं हो रही, तो वो एक बेसिक रीजन है उनमें कंटैमिनेशन की। सबसे पहले फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, देन मीट है। देन इसमें फोर्थ पॉइंट पे अगर मिल्क है, उसकी प्रॉपर बॉइलिंग नहीं है कहीं भी, ऑब्वियसली मिल्क में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कंटैमिनेशन के। हम यूजली अगर इन पर्सन को पैकेट वाला जो मिल्क होता है
वो वाला हम लोग इनको देते हैं। एज सच हम लोग फ्रेश मिल्क की तरफ नहीं लेकर जाते, मेक श्योर करते हैं अगर हम फ्रेश मिल्क दे रहे हैं तो वो A to Z उसमें कहीं भी हमें कंटेमिनेशन के चांसेस जीरो हो। लाइक कि हम इनको ये भी रिस्क में नहीं ले सकते कि आप में 1% भी अगर इनमें कंटेमिनेशन फूड में हो गई है तो वो इट्स ओके है। लाइक कि ये वाले पॉइंट को तो हमने यहाँ पे इग्नोर करना है। 0% हमने मेक श्योर करना है कि इसमें कंटेमिनेशन फूड में किसी भी टाइप की है वो एब्सेंट होगी। ये बेसिक आपको है कि आपने वीट स्किन फ्रूट्स ही दे रहे हैं, मिल्क की है या मीट है, हमने देखना है कि वो प्रॉपर कुक हो। इसी तरह कोई भी कंटेनर ओपन है, जैसे जैम्स वगैरह की बात करें, डिफरेंट स्प्रेड वगैरह या जो भी आप लोग यूज कर रहे हो, हमने मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपरली सील्ड हो। आप जैसे एक दफा उनको दे दो सर, हम ये नहीं होता कि अगेन अगेन वो यूज करें। उसके लिए आप कोई भी अगर यूटेंसिल है, ऑब्वियसली हम लोग ज्यादा स्पून वगैरह या नाइफ यूज कर रहे होते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर हो। यूजली इनके लिए हम जैसे डिस्पोजेबल है जिनको एक दफा आप यूज करते हो उसके बाद आपने वेस्ट कर दिया, इस तरह के हम लोग इनके लिए यूटेंसिल्स यूज करते हैं। ऐसा हम लोग ऐसे नहीं करते लाइक जिसको हम री यूज कर सकते हैं, जिसको हम वॉश कर सकते हैं, कि वो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वहां पे कंटेमिनेशन होगी। सबसे पहले वो इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा। जैसे ही इम्यून सिस्टम को अटैक हुआ वहां पे इन्फेक्शन हुई और बॉडी उनकी कंप्रोमाइज हो गई, जिसमें स्ट्रेस भी होगी, फिर इन्फ्लेमेशन भी होगी पेशेंट की। अगर हम डिजीज है वो अगर वहां पे हम कहते हैं कि इसकी सिवियरिटी 60% है, वहां पे डायरेक्टली वो 100 पे चली जाएगी। तो इसलिए हमने मेक श्योर करना है कि अगर हम कोई भी दे रहे हैं उसमें कहीं भी कंटेमिनेशन ना हो। 0% वहां पे कंटेमिनेशन उसमें होनी चाहिए। हमने इसी तरह कोई भी जैसे रीहीटिंग है, अब आपने एक दफा फूड को कर लिया तो उसके बाद हमने इतना ज्यादा रीहीटिंग नहीं है। अगर हम फ्रोजन है उसको हमने अगेन एंड अगेन ये नहीं करना कि आपने एक दफा कर लिया, आपको लगता है कि ये तुमने एक्सेसिव अमाउंट में यहाँ पे यूज कर लिया है, देन आप उसको दोबारा से फ्रोजन की फॉर्म में लेके जाते हैं। स्पेसिफाइड है जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमने मेक श्योर करना है कि अगर फ्रोजन है उनको मैक्सिमाइज किया, मिनिमाइज यूज है। मिल्क के लिए हम कहते हैं कि आप पैकेट यूज कर सकते हो, लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल में बेसिकली हम लोग इनके लिए विनीगर और सॉल्ट का यूज करते हैं। बेसिकली जितना भी अगर सॉल्ट यूज होता है, विनीगर है, वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को वहां पे मिनिमाइज करेगा। आप जैसे ही वहां पे ये वाले प्रोटोकॉल को फॉलो करके वॉश करोगे, देन आपने विदाउट स्किन देना है, लाइक उनके पील को हम रिमूव कर देंगे, वहां पे वो एक बेस्ट ऑप्शन होती है। और आपने जैसे उसे कुक किया तो वहां पे कंटेमिनेशन के चांसेस जीरो हो गए। आपने स्पेसिफाइड करना है कि अगर रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है हमने वो नहीं देने। इट्स मीन कि हम उनको कुक की फॉर्म में, अगर आप कहते हो कि फ्रूट्स को हम कैसे कुक कर सकते हैं, आप कोई भी जैसे सॉसेजेस की फॉर्म में हम लोग जैम्स बना सकते हैं, होममेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर एप्पल सॉस वगैरह है वो भी ऑब्वियसली कुक होता है। तो इस तरह हम डिफरेंट फॉर्म्स में उनको लेकर जाते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो कुक भी हो जाएगा, उसमें वहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाएगी, उसमें किसी भी टाइप की कंटेमिनेशन नहीं होगी। आपने रीहीटिंग नहीं करना है, हीटेड फूड को रीफ्रीजिंग नहीं हमने करनी, लाइक आपने एक दफा फ्रीज कर दिया, अब आपने उसको रीफ्रीजिंग की फॉर्म में नहीं लेकर जाना कि हम लोग एक दफा फ्रीज करें उसी को सेम टाइम पे। लाइक आजकल अगर बात करें तो मैंगोस वगैरह समटाइम्स होता है कि उनको हम लोग फ्रीज कर देते हैं। अब ये है कि अगर आप मिल्क शेक वगैरह बना रहे हो, आपको लगता है कि मेरे पास तो इसके चंक्स ज्यादा है, मैं इसको रीफ्रीज करूंगा, वो एक नॉर्मल पर्सन है, ऑब्वियसली हम उनमें भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं होती। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसमें उसका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है, हम लोग उनमें ये वाली पॉसिबिलिटीज ऑप्शन को यूटिलाइज वहां पे करते ही नहीं है। आपको इसमें आपने पॉइंट्स बनाने हैं कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, मीट है, रीहीटिंग है, हमने रीफ्रीजिंग नहीं कर दी। देन आप लोग इसमें कोई भी ओपन कंटेनर है, जार है या जैम्स है, जेलीज जो भी आप यूज करें उसके लिए आप यूटेंसिल्स का वर्ड भी आप साथ में यूज करोगे। कि हम लोगों ने इसी तरह ये पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से हम उनके इम्यून सिस्टम को वहां पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर इन सबको हम फॉलो करें। लाइक ये कुछ प्रोटोकॉल्स का वर्ड यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है कि हम ट्रीटमेंट है, लाइक अगर डायबिटीज की बात करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग होती है, ठीक है, उसमें हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करते हैं। वो बेसिकली एक बेसिक प्रोटोकॉल है। इसी तरह कैंसर के ट्रीटमेंट में एक अगर हम कहते हैं कि उनके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल है कि हमने ये वाली डाइटरी मैनेजमेंट एज सच अगर कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हमने इन पॉइंट्स पे फोकस करना है।
ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसके बाद एक लास्ट में एक पॉइंट होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि हम इनको फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो मैम जी मैम हमारा माइक्रो का लेक्चर स्टार्ट हो गया है माइक्रो मैम का नरगिस के आपको साथ। होगा। हाँ जी जूम पे है। चलो ठीक है, आप लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जैसे ये मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा देन मैं आपका वाइवा लूंगी। मैम